बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार दुरूद सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। आज एक और नई खौफनाक कहानी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अगर पसंद आए तो बराए मेहरबानी अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी एक खौफनाक नावल द वॉकिंग डेड से इंस्पायर्ड की गई है और मैं यकीन करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रिक है। मैं और मेरा दोस्त शॉन हम गाड़ी में बैठे आराम से बर्गर और चिप्स खा रहे थे और खुशगपियों में मसरूफ़ थे। हम दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे और स्कूल एज से ही दूसरे के साथ थे। हाँ, सब जानते थे हम बेहतरीन दोस्त हैं। हम दोनों ने तालीम भी इकट्ठी हासिल की और पुलिस की जॉब भी इकट्ठे ज्वाइन की। मैं उसको बता रहा था कि मेरी बीवी कंप्लेन करती है कि मैं उसको टाइम नहीं देता। मेरा दोस्त जो मेरी बीवी से वाकिफ़ था क्योंकि वो बचपन से मेरे साथ था, उसने कहा डोंट वरी, वो एक अच्छी खातून है, वो तुम्हारी मजबूरी को समझेगी। तुम किसी दिन उसको बाहर डिनर पे लेके जाओ और सारी बात एक्सप्लेन करो। हम इन्हीं बातों में मसरूफ़ थे कि हमें एक वायरलेस कॉल मौसूल हुई। एक मशकूक गाड़ी जिसमें 3 लोग सवार हैं और वो असला बरदार हैं, वो आ रहे हैं मुखालिफ सिम की तरफ से। आप फ़ौरन एक्शन में आए और उन्हें पकड़ें। मैंने गाड़ी भगाई। शॉन ने बर्गर और चिप्स मजबूरन बाहर फेंके। हम स्पॉट पे पहुंचे। हमारे साथ 2 और पुलिस की गाड़ियां आ गईं। हमने रोड ब्लॉक कर दिया और सड़क के दरमियान नेल्स बिछा दिए ताकि उनके टायर ब्रस्ट हों और वो आगे ना जा सकें। थोड़ी देर में हमें दूर से वो गाड़ी आती नज़र आई और उसके पीछे एक और पुलिस वाली गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचे, जैसे कि मैंने पहले कहा, हमने रोड के दरमियान में नेल्स बिछाए हुए थे, नेल स्ट्रिप, जिसकी वजह से टायर ब्रस्ट हो जाते हैं। जैसे ही गाड़ी के टायर उस पर चढ़े, गाड़ी ने गलाबाजियाँ खाई और दूर घास के ऊपर फील्ड में जा गिरी। एक बंदा बमुश्किल उसमें से निकला और हमने उससे कहा हैंड्स अप, लेकिन उसने हमारी बात को इग्नोर करते हुए हम पे स्ट्रेट फायर शुरू कर दिए। मेरे दोस्त शॉन ने, मैंने और दीगर पुलिस अफसरान ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो वहीं पे जहाँ भाग हो गया। एक और बंदा बाहर निकला। मैं भाग के आगे गया। मैंने कहा देखता हूँ गाड़ी में कोई और मौजूद है कि नहीं। हत्ता कि हमें वायरलेस पर बताया गया था कि उसमें 3 मशकूक लोग सवार हैं, लेकिन मैं इस बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। वहाँ से फायर हुआ। मैंने सेफ्टी जैकेट पहनी हुई थी। मुझे गोली लगी लेकिन मैं बच गया। मेरा दोस्त शॉन भाग के आया। उसने कहा तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। इसी असना में दूसरे बंदे को भी मार दिया गया। लेकिन तीसरा बंदा दूसरी साइड से खामोशी से निकला। इतनी देर में मैं और शॉन बातें कर रहे थे। मैंने शॉन से कहा मेरी बीवी को हरगिज़ ना बताना कि मेरे पे गोली चली है, वरना वो बहुत परेशान हो जाएगी। अब मेरी कमर उस गाड़ी की तरफ थी। मैंने अपनी सेफ्टी जैकेट उतार दी और देखा कि गोली मुझे लगी तो नहीं, लेकिन मैं महफूज था। वो तीसरा शख्स गाड़ी से चुपके से पीछे निकला और उसने मुझे शूट किया। मेरी बाईं पसली से गोली होते हुए बाहर निकल गई और मैं शदीद ज़ख्मी होकर नीचे गिर गया। मेरे दोस्त शॉन ने फ़ौरन दूसरे पुलिस अफसरान से कहा कि फ़ौरन से एम्बुलेंस में गो, एक ऑफिसर डाउन है, उसको गोली लग गई है। मैं थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मैं गुनूदगी की हालत में था। मुझे शॉन का चेहरा धुंधलाया हुआ नज़र आ रहा था। वो मेरे से बातें कर रहा था। मुझे कुछ बातों की समझ आ रही थी और कुछ की नहीं थी आ रही। उसने साइड टेबल पे मेरे लिए फूल ला के रखे। मैं जब जवाब देने की कोशिश की तो मुझे लगा शॉन मेरे पास ही है। मैं उससे बातें कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने कमरे में बगौर जायज़ा लिया तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मैंने सोचा शॉन अभी मेरे पास मौजूद था, अचानक वो कहाँ चला गया। लेकिन वो अचानक नहीं था। मैं 3 दिन के बाद होश में आया था और मुझे लगा कि शॉन अभी मेरे पास ही है और वह अभी मैं उससे बातें कर रहा हूँ और उसकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। जब मैंने साइड टेबल पे पड़े फूलों को देखा तो वो मुरझा चुके थे और खुश्क होके टेबल के ऊपर काफ़ी तादाद में गिरे हुए थे। मैंने अपनी बाईं जानिब लगी घड़ी को देखा, वॉल क्लॉक को। वो 2:15 पे रुकी हुई थी। मेरी लाइफ सेविंग मशीन्स भी स्टिल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल की इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट बंद हो चुकी है।
मैंने नर्स और डॉक्टर को आवाज़ दी, लेकिन मेरी आवाज़ पे किसी ने जवाब ना दिया। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, गोली बैक साइड से मेरी पिछली पसली से चीरती हुई आगे से निकल गई थी। तो जब मैंने देखा तो मेरे पेट के ऊपर बहुत बड़ी सी पट्टी बैंडेज लगी हुई थी। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन उठ ना सका। मैंने फिर आवाज़ें दी लेकिन मेरी आवाज़ का किसी ने जवाब ना दिया। मैंने हिम्मत करके बेड से उतरा और मैं उतरते ही नीचे गिर गया। शायद उसकी वजह ये थी, एक तो मुझे वीकनेस थी और एक मैं 3 से 4 दिन से बेहोशी की हालत में था, तो मैं अपना वज़न बरकरार ना रख सका और नीचे गिर गया। मैं हिम्मत करके दोबारा उठा। मैंने बाहर जाकर देखा तो शायद मुझे ख्वाब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस अस्पताल में कोई क़यामत गुजरी है, या ये अस्पताल का बाहर वाला हिस्सा, मेरे कमरे के बाहर वाला हिस्सा किसी और ही दुनिया का मंजर पेश कर रहा था। दीवारों पे हर जानिब खून ही खून लगा हुआ था, गोलियों के बेइंतहा निशानात थे और दूर हॉस्पिटल की लाइटें जल और बुझ रही थीं। काफ़ी हद तक पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं हैरान और परेशान, मुझे एक दफ़ा ये महसूस हुआ कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या अभी भी बेहोशी की हालत में हूँ। मैंने 2 से 3 दफ़ा अपने मुंह के ऊपर ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे, लेकिन वो एक हकीकत थी, वो कोई ख्वाब ना था। जहाँ पे मुझे लाइट जलती और बुझती हुई नज़र आ रही थी, वो लाइट का दूसरा हिस्सा थोड़े से दूर वो एक जगह से बिल्कुल टूटा हुआ था। लाइट एक साइड से, एक छत के ऊपर जो लाइटें लगी हुई होती हैं, एक उसके साइड वाला हिस्सा टूटा हुआ था और जो हिस्सा मेरे थोड़ा सा करीब था, जिस तरफ मैं चल के जा रहा था, वो कभी जल रहा था कभी बुझ रहा था। बहुत बुरे हालात थे। मैं चलते चलते एक दरवाजे के पास पहुंचा। लकड़ी का दरवाज़ा था जो मेरे सामने शीशे, मेरे चेहरे के सामने एक चकोर जैसी शक्ल में शीशा लगा हुआ था और उस पर जाली लगी हुई थी। और दूसरी तरफ एक राहदारी थी, उस तरफ लाइट जल और बुझ रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी और लाश की हालत ऐसी थी कि मुझे देख के उबकाई आना शुरू हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। जब मैंने दोबारा गौर से देखा तो वो लाश को पेट से खाया गया था, गर्दन से खाया गया था, उसका चेहरा मसख था। ऐसे लग रहा था कि ये लाश यहाँ पे 3 से 4 दिन से पड़ी हुई है और किसी दरिंदे नुमा चीज़ ने इसको पेट फाड़ के खाया है, इसको गले से खाया है और इसका पूरा चेहरा मसक कर दिया है। मैं वहाँ से घबरा के पीछे मुड़ा, दूसरी तरफ गया तो वहाँ पे एक दरवाज़ा था। दरवाजे को ताला लगा हुआ था और एक बहुत बड़े चेन के साथ उसको मजबूती से बंद किया गया था और उसके ऊपर लिखा था, डू नॉट ओपन दिस, डेड्स आर इनसाइड, यानी कि इस दरवाजे को हरगिज़ न खोलना, अंदर मुर्दे मौजूद हैं। मैं देख के बहुत हैरान हुआ। अगर अंदर मुर्दे मौजूद हैं तो इसको ताला लगा के चेन से बंद करने की क्या ज़रूरत है, और फिर इसके ऊपर लिखने की क्या ज़रूरत है। मुर्दे तो बेजान होते हैं, वो ना तो हरकत कर सकते हैं ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी मैं बहुत मुश्किल से दीवारों को सहारा देते देते उसकी तरफ चलता जा ही रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, अंदर से काफ़ी ज़्यादा हाथ निकले जिनकी बहुत लंबी लंबी उंगलियां थीं और उन उंगलियों के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े नाखून थे। मैं देख के बहुत घबराया, आखिर ये क्या माजरा है। अंदर से खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। भयानक चेहरे दरवाजे को खोल के बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। मैं वहाँ से डर के जितनी मेरी हिम्मत थी निकला और एग्ज़िट की तरफ जाने की कोशिश की। मैं रास्ते में देखा जहाँ पे एक रिसेप्शन होती है, वहाँ पे एक टेलीफ़ोन पड़ा हुआ है। मैंने टेलीफ़ोन उठा के नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन उसका राब्ता मुनक़ता था, उसकी कनेक्शन कट चुका था, या शायद किसी ने उसकी तार निकाल दी थी। वहाँ पे एक माचिस की डिबिया पड़ी थी। मैंने जला के इधर उधर देखा लेकिन मुझे कोई नज़र ना आया। मैंने माचिस की डिबिया एहतियातन अपने साथ रख ली और आगे चलते बाईं जानिब मुझे एक दरवाज़ा नज़र आया जिसके ऊपर एग्ज़िट यानी कि बाहर जाने का रास्ता लिखा हुआ था। मैंने उस दरवाजे को खोला। वहाँ अंदर बिल्कुल गुप अंधेरा था। मैं सीढ़ियाँ उतरता गया और मैंने माचिस की तीली जलाई। मेरी बाईं साइड पे एग्ज़िट और तीर का निशान सामने की तरफ बना हुआ था। मैं आगे चलता गया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं बाहर आया। ये गालबन हस्पताल की पिछली साइड थी जहाँ से दरवाज़ा निकलता था, एक छोटा सा दरवाज़ा। वहाँ पे एक होलनाक मंजर था। दाएं और बाएं जानिब
करीब 200 से 250 लाशें सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई पड़ी हुई थीं, जिनके चेहरे और सर पे ज़ख्म के निशानात थे। मैं देख के बहुत घबरा गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन वो एक हकीकत थी। मैं उनके दरमियान से बड़ी मुश्किल से चलता चलता अस्पताल के अहाते से बाहर निकला। सामने घास का एक मैदान था और ऊपर की तरफ ढलवान बनी हुई थी। मैंने हिम्मत करके ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ पे एक तबाह हाल हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ था। हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द 6 से 7 लाशें पड़ी हुई थीं, जिनके सर के ऊपर ज़ख्म के निशान थे। मैं उनके करीब से होता होता बहुत मुश्किल से आगे बढ़ा। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। जब मैंने अपने होश संभाले और मैंने सोचा, मैं अपने दोस्त शॉन के साथ गाड़ी में था। हमें एक वायरलेस आई कि मुजरिम आ रहे हैं, उनको पकड़ो। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे गोली लगी और मुझे अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। जो आखिरी बात मुझे होश में याद थी, वो शॉन मेरे से बातें कर रहा था और मैं ठीक था और वो भी बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब मुझे दोबारा होश आया तो दुनिया बदल चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शहर पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मेरे अलावा वहाँ पे कोई इंसान मुझे नहीं दिख रहा था। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। मैं थोड़ी दूर चल के आगे गया तो मैंने देखा एक बाइसिकल वहाँ पे गिरी पड़ी है। मैंने हिम्मत करके उस बाइसिकल को उठाया और उससे थोड़ा दूर एक आधी कटी लाश जो कि मेरी तरफ रेंगती हुई आ रही थी। मेरा दिमाग ये देख के माऊफ हो गया। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि एक कटे हुए धड़ की लाश मेरी तरफ रेंगती हुई चलती आ रही है। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, बाइसिकल उठाई और चलाते हुए, मुझे अपने घर का रास्ता मालूम था, अपने घर की तरफ साइकिल दौड़ा दी। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो वहाँ पे दरवाजे खुले हुए थे और अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने अपनी बीवी कैरी और अपने बेटे को आवाज़ें दी, लेकिन वहाँ पे मेरे घर के सारे अंदर दरवाजे खुले हुए थे, दराज खुले हुए थे। जब मैं अपने बेडरूम में गया तो वहाँ भी कोई मौजूद ना था। चादरें इधर उधर बिखरी हुई थीं। कबर्ड जिसमें कपड़े लटकाते हैं वो भी खाली थे। और जहाँ पे हमारी फैमिली की तस्वीरें थीं, मेरी बीवी और मेरे बेटे की, वो भी गायब थे। मैं बहुत हैरान हुआ, आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे लगा शायद ये कोई बीमारी है, ये कोई आफत आई है। मेरी बीवी और मेरा बेटा जान बचा के किसी महफूज मुकाम पे जा चुके हैं। कैसे अपने घर से बाहर निकला, मेरे सर पे किसी ने ज़ोरदार वार किया। मैं नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक बहुत बड़े बेड पे पड़ा हुआ था। मेरे हाथ और पांव बंधे हुए थे और मैंने अपनी दाई जानब देखा। एक सांवले से रंग का बंदा मेरी तरफ देख रहा था, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। मैंने कहा, तुम कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ? वो मुझे देख के हैरान हो गया। यानी कि तुम बोल सकते हो, तुम मरे हुए नहीं हो? कहता, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मरा हुआ नहीं हूँ, बिल्कुल मैं जिंदा और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कहता, तुम्हें कुछ नहीं पता? तो मैंने आगे से जवाब दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने घर से निकला था तो मुझे मेरे सर पे किसी ने बहुत ज़ोरदार वार किया और मैं बेहोश हो गया। उस बंदे का नाम मॉर्गन था। मैंने मॉर्गन की तरफ देखा और अपना नाम रिक बताया। मैंने उससे पूछा, ये क्या हुआ है? क्या ये क़यामत है या कोई बीमारी है या कोई आफत आई है? उसने कहा, ये एक वायरस है जिसने देखते ही देखते बहुत सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। मैंने हैरान होकर पूछा, कैसा वायरस? उसने कहा, हम सब पूरी दुनिया के लोग इससे मुतासिर हैं। हम में से जब भी कोई मरेगा तो एक ज़ॉम्बी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसको हम वॉकिंग डेड कह सकते हैं। जो कि मरा हुआ इंसान होगा, उसके दिमाग का छोटा सा हिस्सा काम कर रहा होगा, लेकिन वो जिसको बाइट करेगा, काटेगा, वो भी उस जैसा बन जाएगा। मैं सोच के बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा, तुम दोनों जान बचा के कैसे भागे? उसने कहा, मैं, मेरी बीवी और मेरा बेटा अपने घर से जान बचाते हुए यहाँ आए, लेकिन बदकिस्मती से मेरी बीवी उनका शिकार हो गई। मैं और मेरा बेटा काफ़ी दिनों से इस घर में जान बचा के पड़े हुए हैं। मैंने मॉर्गन से पूछा, ये कितने दिन की बात है? मॉर्गन ने मुझे बताया, करीब 10 से 11 दिन हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस अजाब से गुजर रही है। किसी को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पे किसी को जो जगह मिलती है छुपने की, वहाँ छुप जाता है। ये लोग आवाज़ से मुतासिर होते हैं, इंसान की खुशबू से उसे पहचान जाते हैं और देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। हाँ, ये भाग नहीं सकते, ये चल के आपकी तरफ आते हैं और ये पकड़ते हैं, आपको बाइट करते हैं और आप इन जैसे बन जाते हो। मॉर्गन को जब एहसास हुआ कि मैं बेज़र इंसान हूँ, उसने मेरे हाथ और पाँव की रस्सियाँ खोल दी। उसने कहा, बाहर
डाइनिंग टेबल पे आ, जो खाना तैयार है, लेकिन शोर मत करना। मैं खामोशी से वहाँ गया। वहाँ पे मोमबत्ती जल रही थी। मॉर्गन ने, मैंने और उसके बेटे ने वहाँ बैठ के खामोशी से खाना खाया। थोड़ी देर के बाद हम बैठे बातें कर रहे थे कि हमें बाहर से उनकी ज़ोंबीज़ की या डेड्स की आवाज़ आना शुरू हुई। हम तीनों, मॉर्गन ने एहतियातन खिड़कियों पे काले रंग के पर्दे लगाए हुए थे और मज़ीद जगहों को छुपाने के लिए काले रंग के शापर चढ़ाए हुए थे। जब मैंने एहतियात से देखा तो वहाँ बहुत सारे मुर्दे चल रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ, आखिर ये कैसे मुमकिन है। मॉर्गन ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये एक वायरस है। कहा, जिस तरह मैंने तुम्हें पहले बताया है, ये एक वायरस है। जब भी हम में से कोई मरेगा, ऑटोमेटिकली इनमें तब्दील हो जाएगा, और इनको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके सर में गोली मारी जाए या कोई बहुत तेज़ धार आले से उनके सर पे हमला किया जाए। इसके अलावा आप इनके जिस्म पे बेशक हज़ारों गोलियां बरसा दें, ये दो टुकड़े तो हो जाएंगे, लेकिन ये मरेंगे नहीं। मॉर्गन दरवाजे पे, खिड़की पे मेरे पास चल के आया, और मॉर्गन का बेटा भी हमारे साथ मौजूद था। जब उसके बेटे ने एक औरत को, जो कि मुर्दा थी, खिड़की तरफ आते देखा तो उसने कहा, शी इज़ कमिंग डैड, यानी कि मॉर्गन की बीवी और उस बच्चे की माँ, जो कि मर चुकी थी और एक ज़ोंबी में बदल चुकी थी, उस तरफ चलती हुई दिखाई दी। अपनी माँ को इस हालत में देख के रोना शुरू हो गया। मॉर्गन ने अपने बेटे के मुंह पे हाथ रखा। उसने कहा, चुप हो जाओ, वरना ये सब इस घर पे हमला कर देंगे और हमारे लिए यहाँ पे महफूज रहना मुश्किल हो जाएगा। बच्चा वहाँ से आया, भागा और नीचे मैट्रेस बिछा हुआ था, वहाँ पे गिरा और अपना चेहरा तकिए में छुपा के ज़ारों को तार होना शुरू हो गया। मॉर्गन और रिक ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिक ने मॉर्गन को तसल्ली देने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ के वापस आके बैठ गया। इतनी देर में दरवाजे का हैंडल किसी ने खोलने की कोशिश की। मॉर्गन और रिक दोनों जानते थे कि ये उसकी बीवी थी, और क्योंकि उस मुर्दा होने के बावजूद, जिस तरह मैंने पहले कहा, उनके दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा काम करता है, तो वो अपनी पुरानी जगहों पर ज़रूर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम सो गए। सुबह हो गई। मॉर्गन ने रिक से कहा, अब तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने आगे से जवाब दिया, मैं अपनी बीवी और बेटे को ढूंढे बगैर सुकून से नहीं बैठ सकता। मैंने मॉर्गन से कहा, तुम्हें भी यहाँ से चला जाना चाहिए। मॉर्गन ने मुझे एहतियातन एक बंदूक और एक बेसबॉल का बैट दिया। हम तीनों घर से बाहर निकले तो हमें अपनी तरफ 3 ज़ॉम्बीज़, यानी कि वो डेड मुर्दार लोग, चलते हुए नज़र आए। मैंने ज़ोर से उसके सर पे वार किया, उसको कुछ नहीं हुआ। मैंने 2-3 दफ़ा फिर ज़ोर से वार किया, उसका दिमाग फट गया और वहाँ गिर के मर गया। मुझे शदीद तकलीफ़ हुई, जो कि मेरे पसलियों में गोली लगी थी। मैं नीचे गिर गया। मॉर्गन ने मुझे सहारा दिया, मुझे घर में वापस ले आया। मैंने मॉर्गन से कहा, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ। मॉर्गन, मैं और उसका बेटा मेरे घर पहुँचे। वहाँ पे एज़ यूजुअल, जिस तरह मैंने पहले बताया, वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था। ना कपड़े थे, ना तस्वीरें थीं। मॉर्गन ने मेरे से सवाल किया, तुम्हें इस बात का कैसे यकीन है कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा अभी तक महफूज हैं? मैंने आगे से जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि जब मैं घर आया, यहाँ पे ना तस्वीरें थीं, ना कपड़े थे। इसका मतलब है वो यकीनन किसी महफूज मुकाम पे इस वक्त मौजूद है। मॉर्गन और मैं घर से बाहर निकले। मैंने वहाँ से अपने कपड़े उठाए, कपड़े बदले, एक बैग में कुछ चीज़ें डालीं। मेरे पास असला था। यहाँ पे करीब पुलिस स्टेशन था। मैंने मॉर्गन से कहा, हम यहाँ चलते हैं, मुझे यकीन है वहाँ पे काफ़ी सारा असला पड़ा होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम ये कितनी तादाद में मौजूद हैं, हमें बेशुमार असले की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे हैरान कुन तौर पे गीज़र के जनरेटर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी ऑन थी। मैंने मॉर्गन से कहा, खुशकिस्मती से गर्म पानी आ रहा है, हमें नहीं पता हमें अगली दफ़ा नहाना कब नसीब होगा। हम तीनों ने वहाँ पे पुरसुकून होकर शावर लिया, बाथ लिया, हम फ्रेश हुए, कपड़े पहने और तलाशी लेना शुरू कर दी। वहाँ में काफ़ी बड़ी तादाद में असला मिल गया। मैंने एक बड़े बैग में असला डाला। पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। मैंने मॉर्गन से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने उसे कहा, नहीं। वो उसने आगे से जवाब दिया, नहीं, मैं अपने बेटे के साथ कहीं और जाऊँगा, मैं तुम्हें गुड लक बोलता हूँ, अगर तुम अपनी बीवी और बेटे की तलाश में जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ। मैंने मॉर्गन के बेटे की तरफ देखा, उसे कहा, अपने बाबा का ख्याल रखना, तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को वेव किया और गाड़ियाँ भगा दी। मैं गाड़ी भगाते भगाते एक टाउन में पहुंचा। वो टाउन बिल्कुल खाली था। वहाँ गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थीं। ऐसे बुरे हालात थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हर तरफ
मुर्दा लाशें पड़ी हुई थीं। यानी कि वो मुर्दा लाशें कहने का मतलब ये है कि ऐसे मुर्दे जिनके सरों पे ज़ख्म थे और वो दोबारा मर चुके थे। मैं अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल की तलाश में था। मुझे पेट्रोल पंप कहीं नज़र नहीं आ रहा था और जहाँ पेट्रोल पंप नज़र आ रहे थे वहाँ पे पेट्रोल मौजूद नहीं था। मैं एक जगह रुका जहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थीं। मैंने पेट्रोल की बोतल उठाई और मैंने सोचा अब एक वायदा हल यही है कि गाड़ियों में से पेट्रोल निकाल के आगे बढ़ा जाए। मैंने एक गाड़ी से काफ़ी सारा पेट्रोल निकाला और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा एक बच्ची दूसरी तरफ चलते हुए जा रही है। मैंने उस बच्ची को आवाज़ दे के कहा, बेटा आप घबराओ नहीं, मैं एक पुलिस वाला हूँ और आपकी हिफाजत करूँगा। बच्ची ने मेरी आवाज़ न सुनी। मैंने उस ऊंची आवाज़ में मुखातिब किया, बेटा आप डरो नहीं, मैं एक पुलिस वाला हूँ। जैसे उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा, उसका चेहरा कटा फटा था, उसका जिस्म बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो एक मुर्दा ज़ोंबी थी। मैं उसके देख के पीछे की तरफ भागा और वो मेरी तरफ भागी। मजबूरन मुझे अपना रिवॉल्वर निकाल के उसके दिमाग में शूट करना पड़ा। मुझे ये करते बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि उससे थोड़ा सा बड़ा मेरा अपना बेटा था जिसका नाम था कार्ल। खैर मैं वहाँ से निकला और दूसरे टाउन की तरफ जाना शुरू कर दिया। मैं जब वहाँ पे रुका तो एक क़यामत खेज़ मंज़र मेरे सामने मौजूद था। इस वक्त मैं खाली रोड पे खड़ा था, लेकिन मुझे अपने दाएं या बाएं जाने बहुत सारी खौफनाक अजीब व गरीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं अपनी गाड़ी से निकला और दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने चुपके से झांक कर देखा तो वहाँ पे बेशुमार, शायद हज़ारों की तादाद में मुर्दार चलते हुए इधर उधर मुझे दिखाई दिए। मैं भागा, जल्दी से भागा। उन्होंने मेरे भागने की आवाज़ सुनी और मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। मैं अपनी गाड़ी में बैठा। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी स्टार्ट ना हुई। मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो भी बेसूद रही। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से निकला और एक गली मुझे नज़र आई। मैंने उधर भागना शुरू कर दिया। मुझे आगे घास का एक बहुत बड़ा मैदान नज़र आया। मैंने उसकी तरफ रुख कर दिया। वहाँ पे मुझे एक पुराना लकड़ियों का बना हुआ घर नज़र आया। उसके साइड में घोड़े का एक फार्म मुझे नज़र आया, जो कि उसके इर्द गिर्द लकड़ी की चारदीवारी बनी हुई थी। घोड़ा उसमें मौजूद था। मैं उसे देख के बहुत खुश हुआ। मैंने घर के अंदर दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से किसी का जवाब मुझे ना आया। मैंने जब खिड़की से देखा तो वहाँ पे दो लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं, जिनके सर में गोलियां के निशानात नज़र थे। और दीवार पे ये लिखा हुआ था, गॉड प्लीज़ फॉरगिव अस, वी डू नॉट हैड एनी अदर चॉइस। यानी कि खुदा हमें माफ़ करना, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। यानी कि उन्होंने ख़ुदकुशी करने से पहले अपने रब से माफ़ी मांगी थी और दीवार पे लिख दिया था। यानी कि वो दोनों मियाँ बीवी थे और उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी। शायद उन्हें बचने का कोई रास्ता नज़र ना आया। मैंने मजबूरन घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने उन दोनों मुर्दा लाशों को एक अपनी तरफ से ट्रिब्यूट पेश किया और वहाँ से घोड़े का सामान लेके बाहर निकला। मैंने बड़े एहतियात से घोड़े के ऊपर सामान रखा, घोड़े को लगाम डाली और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं एक और टाउन में पहुँचा और वहाँ पे देखा कि एक टैंक खड़ा हुआ है। तो मैं दूसरी तरफ मुड़ा, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ यानी कि मुर्दार चलते फिरते नजर आए। मैंने दोबारा उस टैंक की तरफ रुख किया और जैसे मेरा घोड़ा वहाँ पे रुका, दोनों तरफ से वो बहुत बड़ी तादाद में मेरी तरफ लपके। मुझे ऐसा लगा शायद अब मेरे बचने का कोई चांस नहीं है। ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो इंशाल्लाह कल दूसरी किस्त आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।